भी ओशन के अंदर एक मिलता है। तो इन सब के चलते इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कि क्या क्या और रिसोर्सेस ओशन के अंदर मिलते हैं उनके बेसिस पर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले कुछ 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला है इसमें से एक एकमन स्पायरल, दूसरा है इसमें अपवेलिंग और दूसरा है इसमें डाउनवेलिंग। तो अपवेलिंग डाउनवेलिंग एकमन स्पायरल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम रिसोर्सेज फ्रॉम द ओशन पर जंप करेंगे। सबसे पहले समराइज करेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज को हम पढ़ रहे हैं और उसके बेसिस पर फिर हम डिटेल से उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला टॉपिक है जो आज का, वो है एकमन स्पायरल से रिलेटेड। एकमन स्पायरल क्या होता है, अजीबोगरीब नाम है, साइंटिस्ट थे एकमन। उन्होंने कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट वाटर सरफेस पर कैसा पड़ता है, और जैसे ही हम सरफेस बाई सरफेस पानी के अंदर धीरे धीरे अंदर बढ़ते जाते हैं तो वहां पर कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बेसिस पर उन्होंने एक नई थ्योरी लिख डाली। इनका कहना क्या था, जिस हिसाब से आज तक हम अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि मान लो अगर ये एक ओशन सरफेस है, यहां पर अगर इस डायरेक्शन में विंड भी बह रही है तो इस डायरेक्शन में ही कुछ ना कुछ ओशन सरफेस भी आगे की ओर बढ़ेगी, मतलब इसी डायरेक्शन में ओशन सरफेस आगे जाएगा। ये तो सरफेस की बात होगी ना। जब विंड और वाटर का कांटेक्ट होगा यहां पर सीधे सीधे डायरेक्शन में जैसा विंड इसको ले जाना चाहती है वैसा ही जाएगी। लेकिन क्या होगा कि अगर हम थोड़ा डीपर चले जाएं, थोड़ा डीपर मतलब मान लो आप 10 मीटर अंदर चले जाओ, पानी के 10 मीटर अंदर आप जाओगे तो चीजें चेंज होंगी। क्या ये जो फ्रिक्शन विंड सरफेस पर लगा पा रहा है, क्या सेम फ्रिक्शन नीचे भी लगेगा, डेप्थ पर भी लगेगा? क्या नहीं लगेगा। इसका फोर्स धीरे धीरे वीक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन एक और चीज इसके ऊपर इफेक्ट करेगी जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के लिए हमने अभी तक केवल इतना समझा है कि जब भी हम नदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे और कोई भी एक ऑब्जेक्ट इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है तो वो हमेशा अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। इसी तरीके से अगर कोई भी इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ कोई भी चीज जाती है तो ये हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होती है। सिंपल सा है। इसी थ्योरी को यहां पर भी अप्लाई करके देखा जाएगा तो यहां पर पता चलेगा कि एक प्रॉपर स्पाइरल शेप में वाटर बॉडी के अंदर जो भी वाटर के छोटे छोटे करंट्स लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे हैं, ये काफी हद तक एक स्पाइरल शेप अपनाते हैं। कैसे, इस फोटो में देख के आप चीजों को समझ सकते हो। ये देखो, एक पूरे ओशन का एक बड़ा सा ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर अगर हम ये देखते हैं कि विंड का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, क्या होगा कि जो भी सरफेस वाले पानी होंगे वो सरफेस का पानी तो इसी डायरेक्शन में जाता होगा, लेकिन थोड़े डेप्थ के नीचे, हम थोड़ा डेप्थ भी नीचे पहुंचे तो क्या होगा कि ये डिफ्लेक्ट होगा, मतलब कि इसके नीचे इस फोर्स के चलते यहां पर उतना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा नहीं, साथ ही साथ यहां पर कोरियोलिस फोर्स भी इफेक्ट में आएगा। मान लो कि अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन से लगभग 45 डिग्री एंगल टिल्ट होते हुए हमको एक और फॉर्म दिखेगा। इवन हम थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो इसके लिए वापस से एक 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और ट्विस्ट दिखेगा, क्योंकि इस वाले एरो पर कोरियोलिस फोर्स जब लगेगा तो ये भी राइट एंगल में, मतलब राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा। अब इस वाले लेयर पर भी अगर कोरियोलिस फोर्स लगे तो ये भी राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा और फर्दर 45 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये कंटिन्यू होता जाता है, और जब ये कंटिन्यू होता जाएगा तो आप देखोगे कि ये पूरा एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, कि किस हिसाब से 45 डिग्री चेंज होते होते ये पूरा एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, आप देखो डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होती जा रही है कि इस वाले लेयर का, मतलब कि अगर मैं बात करूं केवल और केवल इतने लेयर का पानी, वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है कि अगर पानी इस डायरेक्शन में है तो इसके जस्ट 45 डिग्री इस डायरेक्शन में इतना लेयर का वाटर जा रहा है। ठीक, हम बात करें कि जिस डायरेक्शन में ये बह रहा था, अब एक और 45 डिग्री का ट्विस्ट होगा तो इससे तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, मतलब कि जो इसके नीचे वाला लेयर होगा वो 90 डिग्री डायरेक्शन में ट्विस्ट होकर आगे बढ़ रहा होगा। जो भी विंड का डायरेक्शन होगा, जो भी सरफेस में ओशन का डायरेक्शन होगा, उससे 90 डिग्री टर्न कर जाएगा। तो देखो, इसी चीज को ना एकमन स्पाइरल बोलते हैं। है बहुत सिंपल सी चीज, बस हमें इतना बता करना है कि जिस हिसाब से ओशन सरफेस के अंदर डेप्थ बढ़ती जाती है, उन पे विंड का प्रभाव या फिर विंड के द्वारा लगाए गए फ्रिक्शनल फोर्स वीक होते हैं और कोरियोलिस फोर्स स्ट्रांग होते हैं, जिसके चलते इनके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हमें राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है एकमन स्पाइरल का। अब यहां से अब एक बात खुद ही समझो आप कि एक और नया टर्म ओरिजिनेट होकर आता है जिसको हम लोग स्पाइरल को क्रॉस करते हुए हम यहां पर ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं। जिसको हम लोग बोल रहे हैं एकमन ट्रांसपोर्ट। क्या होता है कि हम बेसिकली फोकस करते हैं इस वाले सेक्शन पर कि जिस भी डायरेक्शन में विंड फ्लो करता है,
एक मेजॉरिटी पोर्शन जहां पर डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा वो लगभग लगभग 90 डिग्री बेंड हो जाता है और वहां से यहाँ वाला पानी उठ के यहाँ आ जाता है। मतलब कि एक जगह से पानी ट्रांसपोर्ट होते हुए इधर ट्रांसपोर्ट हो गया। भले ही विंड का डायरेक्शन इधर था, सरफेस का पानी भी इसी विंड को फॉलो कर रहा था, लेकिन थोड़े ही अंदर जाने पे हमें पता चलता है कि जो एकमन स्पायरल की वजह से क्या होता है कि एक जगह का पानी विंड के डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उससे ठीक 90 डिग्री चेंज होते हुए यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, इसी को हम लोग ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है ना एक जगह से दूसरी जगह पर एकमन स्पायरल के अंदर, इसी को हम लोग एकमन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। अब इसी एकमन ट्रांसपोर्ट से हम काफी चीजों को डिराइव करेंगे। देखो क्या होता है कि इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा ना। तो इन्हीं के बेसिस पर अब आप कुछ भी बोलो। देखो जैसे कि अभी हम यहाँ पर लेयर बाय लेयर डिफाइन कर रहे थे, तो इस लेयर को यहाँ पर इन्होंने एकमन लेयर बोल दिया है। जो भी स्पायरल शेप मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। देखो स्पायरल का यहाँ पर मतलब कहने का ये है ना कि जिस हिसाब से स्पायरल शेप में वाटर धीरे धीरे नाचता है ना, तो आप देखो ना ये भी ऐसे ही चेंज होता जाएगा, लेकिन काफी दूर तक ऐसा नहीं होगा। ये मुश्किल से 100 मीटर तक ही होगा, क्योंकि आप देखो कि एक फ्रिक्शन से पानी आगे बढ़ा, उससे पानी इस डायरेक्शन में मूव किया, अब इसका और इसके जस्ट नीचे वाले लेयर का फिर फ्रिक्शन होगा और यहाँ पर वापस से कोरियोलिस फोर्स लगा तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, इसका अपने नीचे वाले से फ्लो, मतलब ये करते करते कम भी तो होता जाएगा ना, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग विंड का फोर्स शुरुआत ऊपर सरफेस पर लग रहा था वो तो धीरे धीरे कम होता है हुआ ही जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ये कॉन्टैक्ट नीचे के सरफेस के लिए थोड़ी ना मेंटेन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों से आप एकमन स्पायरल को बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। ईजी सा है, कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इन्हीं से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपवेलिंग। देखो अपवेलिंग क्या होता है, सिंपल सा मतलब ये है कि समुद्र के डीपर पार्ट से, मतलब ओशन के डीपर पार्ट से अगर वाटर ऊपर की तरफ आता है तो हम इसको अपवेलिंग बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे हमें रीजन पता होना जरूरी है। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर का एक एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हम क्या देखेंगे, कोरियोलिस फोर्स हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक्ट करेगा। समझो कि कोई भी एक विंड सिस्टम ऐसे बह रहा था, अब इस विंड को फॉलो करते हुए जो भी ओशन का सरफेस है वो भी इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। लेकिन क्या हुआ कि कोस्ट के जब इस साइड में सिंगल डायरेक्शन में ऐसा मूव करता हुआ करंट आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एकमन ट्रांसपोर्ट जरूर से होगा, आपको भी पता है। एकमन ट्रांसपोर्ट बेसिकली 90 डिग्री तक में सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी ओशन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेगा तो इसके 90 डिग्री में एकमन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि एकमन ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा वाटर का। ठीक है, तो आप खुद ही समझो कि यहाँ वाला पानी जो भी होगा वो सब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर इधर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और इसी डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप देखो कि ये सदर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर में हमने बताया कि क्या होता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन आता है। मतलब कि अगर हम इस साइड पे हम खड़े हैं और जहां पर ये एरो बन रहा है वहां पर अपना चेहरा गड़ा के खड़े हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसी तरह तरीके से यहाँ का पूरा पानी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री अपने लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। अब इसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी इसके नीचे सतह का पानी है उसको ऊपर तक आना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर मिलेगा काफ़ी मेराइन रिच रिसोर्सेस। कहीं पर भी अगर अपवेलिंग होती है ना, तो उसको फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए या फिर बाकी एक्वाटिक एनिमल्स को पाने के लिए ये सब बहुत फेवरेबल कंडीशन बनता है। क्यों, क्योंकि आपने और हमने दोनों ने ये डिस्कस किया था कि यहाँ के जो एकदम नीचे सरफेस पर होते हैं ये बहुत सारे यहाँ पर आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अपने साथ अपवेलिंग में ऊपर तक ले आते हैं। तो जब भी ऊपर तक ले आते हैं तो इन्हीं को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे फिशेस वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जहाँ पर भी अपवेलिंग होता है वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बात किया किसका, ये हमने बात किया अपवेलिंग का। इसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये जो आपने हमने ये पढ़ा था, एक पेरुवियन करंट चलता था जिसको हम लोग हम्बोल्ट करंट बोलते थे। तो पेरू के कोस्ट पे यहाँ पर आप देखोगे कि सेम कंडीशन मिल रहा है कि एक तो वेस्ट कोस्ट पर है, अपर करंट है, यहाँ से चीज़ें एकमन ट्रांसपोर्ट होगी और नीचे नीचे से जाके पेरुवियन कोस्ट पर काफ़ी अच्छा मेरीन प्रोडक्शन या फिर जो भी ये लोग फिश कैप्चर करते हैं तो फिश प्रोडक्शन काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। ये सब बात किसके थ्रू हो पाएगी, ये हो जाएगी अपवेलिंग के थ्रू। डाउन वेलिंग क्या होता है, देखो डाउन वेलिंग ना जिसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। डाउन वेलिंग में क्या होगा कि पानी वगैरह सारे इतने हद तक इकट्ठा हो जाएंगे, उस इकट्ठा होने से क्या होगा कि वो नीचे की तरफ सिंक होना चाहते हैं। मतलब कि डाउन वेलिंग भी एक प्रकार का वर्टिकल मूवमेंट ही है पानी का, लेकिन ये टॉप टू डाउन इसकी डायरेक्शन है। डाउन वेलिंग वहां पर होता है जहां पर जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे पानी या फिर बहुत सारे ओशन करंट्स एक जगह पर पाइल अप हो गए, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक में आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। इसके अलावा वहां पर क्या होगा, फिर वहां पर होगा डाउन वेलिंग। बहुत सारे सेवरल करेंट्स एक साथ मिलते हैं
और आउटर मोस्ट बाउंड्री जो भी होती है उनकी, उस तक पहुंचते पहुंचते हमको पता चल जाता है कि भाई देखो अब हम यहाँ पर मिल रहे हैं, और इसके चलते पानी का जो अवेलेबिलिटी है उस पर्टिकुलर सेक्शन में काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है, और वहाँ से वो नीचे सिंक हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डाउन वेलिंग बोलेंगे। अब डाउन वेलिंग जब भी होगा तो ऑब्वियसली बात है ना, जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा ये सब चला जाएगा अपने बिल्कुल बेस पर, ओशन के बेस पर। तो डाउन वेलिंग कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिशरीज वगैरह के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक मन स्पायरल क्या होता है, एक मन लेयर क्या होता है, एक मन ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इनके अलावा हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, अप वेलिंग और डाउन वेलिंग का। ठीक है, चलो रिसोर्सेज फ्रॉम द ओशियन को हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं? देखो, एक तो ओशन डिपॉजिट्स होते हैं, एक मिनरल डिपॉजिट होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज से ही मिलता जुलता है कि एनर्जी रिसोर्सेज भी होता है, कुछ फ्रेश वाटर इनको निकालना होता है, वहां से भी एक मेजर रिसोर्स ओशन मिलता है, और फिर बायोटिक रिसोर्सेज। तो इतने रिसोर्सेज को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओशन डिपॉजिट्स की। देखो, ओशन डिपॉजिट्स को बेसिकली हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स डिपॉजिट जो भी होता है ओशन फ्लोर के ऊपर, इसको हम लोग ओशन डिपॉजिट्स ही बोलते हैं। एक होता है देखो टेरिजीनियस डिपॉजिट, और दूसरा होता है पेलेगिक डिपॉजिट। टेरिजीनियस डिपॉजिट और पेलेगिक डिपॉजिट को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जो ये टेरिजीनियस डिपॉजिट है ये मोर और लेस इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पर ऐसे जैसे कि मान लो बारिश वगैरह होती है, पहाड़ों से सेडिमेंट्स टूटते टूटते ओशन सरफेस में मिल गए, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे ही इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स जो कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि रॉक के मटेरियल के डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में आते हैं, या फिर वेदरिंग और इरोजन के चलते भी ये कुछ यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बोल सकते हो, जैसे कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही इकट्ठा हो पाएंगे। इनके अलावा जो इनसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े और दूर तक जा पाएंगे, और जो सबसे महीन सबसे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि एशेस, ये सारी चीजें होंगी, ये काफी हद तक आप बोल सकते हो कि यहाँ इसके सरफेस पर भी पहुंच सकते हैं, ओशन के बिल्कुल बेस वाले सरफेस पे। तो इन सब जगहों से ये पता चलता है कि भाई देखो टेरिजीनियस डिपॉजिट्स बेसिकली इनऑर्गेनिक डिपॉजिट है, और ये जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एकदम समझ लो ना के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर जो भी टेरिजीनियस डिपॉजिट्स होते हैं वो बेसिकली रनिंग वाटर के थ्रू, जैसे कि नदियां बहती हैं वहां से, इन सब जगहों से आके, और बेसिकली जैसा कि हमने डिस्कस किया ना कि ये केवल कॉन्टिनेंटल स्लोप पर होते हैं या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर ही मिलते हैं। इन्हीं सब जगहों पर टेरिजीनियस डिपॉजिट्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है पेलेगिक डिपॉजिट। पेलेगिक डिपॉजिट क्या होता है कि ये बेसिकली इनके फ्लोर पर मिलते हैं, मतलब कि जब आप आगे चल के एबिसल प्लेन की बात करते हो तो वहां पर पहुंचने वाले जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम लोग पेलेगिक डिपॉजिट बोलते हैं, और इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे? देखो, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स जो भी होते हैं वो बेसिकली प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, जो भी उसके रेमिनेंट्स बचते हैं, जो कि उसके बॉडी के अवशेष बचते हैं, उनसे बनता है ऑर्गेनिक मटेरियल। और जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐसे ही विदरिंग और इरोजन के प्रोसेस के थ्रू धीरे से बिल्कुल ऐश पार्टिकल्स या फिर ऐसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी ट्रेवल करते हुए अगर इन जगहों पर पहुंचते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं पेलेगिक डिपॉजिट। पेलेगिक डिपॉजिट देखो क्या है कि इन डिपॉजिट्स के अंदर एक आप बोल सकते हो कि लिक्विड मड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर जो ये ब्राउन कलर का पोर्शन देख रहे हो, इस ब्राउन कलर के पोर्शन को आप लिक्विड मड जैसा कंसिडर कर सकते हो। इन लिक्विड मड जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पर हम इन वाले जो भी लिक्विड मड हैं इनको बुलाते हैं हम ऊज के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आपको मेरीन ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग शेल्स मिल जाएंगे, स्केलेटन्स मिल जाएंगे। इन सब के चलते इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं इस टाइम पर? लिक्विड मड बुला रहे हैं, या फिर आगे इसको हम रेड क्ले का भी नाम दे देंगे। ठीक है, तो इन सब बेसिस पर पेलेगिक डिपॉजिट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि देखो कि ऑन द बेसिस क्या पढ़ा था हमने कि जिस हिसाब से ओशन डिपॉजिट्स को हम पढ़ना चाहते हैं तो कितना सेडिमेंट उसने डिपॉजिट किया है अपने सरफेस पर, ओशन फ्लोर पर, उसके बेसिस पर दो टाइप्स। एक तो टेरिजेनियस, टेरिजेनियस मतलब डिपॉजिट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैंड फाउंड मेनली ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स इन स्लोप, और दूसरा पेलेगिक डिपॉजिट, ये भी लगभग लगभग ऐसे ही डीप सी प्लेन्स में पाए जाते हैं, और यहाँ पर इनका अलग तरीके से एक्सप्लोरेशन होता है, और यहाँ पर बहुत सारे हमको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो ही रेड क्ले बनाता है, और ये बोला जाता है कि भाई देखो ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ कुछ रेड क्ले टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि इस टाइम जो भी एशेस वगैरह होते हैं उनके साथ मिल गया है। और इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर का पोर्शन है तो यहाँ पर क्या बनेगा? सियाल बनेगा ना। तो सियाल ही होगा यहाँ पर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनके अलावा आयरन, मैंगनीज, फॉस्फोरस, रेडियम, ये सब चीज वहां पर आपको पेलेगिक डिपॉजिट के अंदर में देखने को मिल सकता है। तो इन सब चीजों से रिसोर्स बना ना हमारा कि पेलेगिक डिपॉजिट के अंदर में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस ट्रैप्ड हैं।
देखो यहाँ पर अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप पर हम लोग टेरेजीनियस डिपॉजिट या फिर पेलेगिक डिपॉजिट में क्या देते हैं। इसके अलावा एक और रिसोर्सेज जैसे कि ओशन के अंदर का है, जिसको हम लोग मिनरल रिसोर्सेज के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो ये जितने भी मिनरल्स होंगे ये मोटे मोटे तौर पर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो किसी मेटेलिक फैमिली से बिलोंग करेंगे, या किसी नॉन मेटेलिक फैमिली से बिलोंग करेंगे, या फिर एनर्जी जनरेट करने के लिए ये हेल्प करेंगे। तो जितनी भी मेटेलिक वाले पोर्शंस होंगे, जैसे कि उसमें भी फर्दर टाइप्स अगर हम करें तो उसमें फेरस आएगा, नॉन फेरस आएगा, या फिर कुछ प्रेशियस स्टोन्स आएंगे। फेरस नॉन फेरस क्या मतलब है? फेरस मतलब जो आयरन लाइक प्रॉपर्टी शो करता हो, मैग्नेट से चिपकता हो, तो इसके साथ आयरन तो होगा ही, साथ ही साथ कोबाल्ट, निकल, ये सारे होंगे। नॉन फेरस में क्या होगा कि कुछ ऐसे मेटालिक मिनरल्स होंगे जिनका वजूद फेरस सब्सटेंस के आसपास भी नहीं भटकता है, जैसे कि कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट। और फिलहाल जैसे ये नॉन फेरस हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च कंडक्ट हो रहे हैं जहां पर हम इन नॉन फेरस मेटेलिक जो भी हैं रिसोर्सेज हैं, या आप जो भी इनको कह लो, इनको भी किसी तरीके से फेरस वाले बॉडी में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ इसमें मिक्स होती हैं चीज़ें, या फिर इनकी खुद की प्रॉपर्टीज चेंज की जाती है। उसके लिए बहुत अलग अलग प्रोसेस आज के टाइम पर आ चुके हैं। प्रेशियस स्टोन की बात करें तो यहाँ पर बहुत जगह आपको गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मिनरल्स के नाम पे नॉन मेटेलिक के तौर पर आपको माइका, पोटैश, सल्फर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए आपको चाहिए फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। इनके अलावा देखो मिनरल रिसोर्सेज की जो भी हम बात कर रहे थे, तो मिनरल डिपॉजिट ये तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप पे बन जाए, या तो डीप सी फ्लोर पर मिले। इन दोनों जगहों से थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं हम। इनके अलावा जो भी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज हैं वो इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ और सेल्फ या फिर स्लोप पर पाए जाएंगे। इनके अलावा ये डीप में भी पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आज के टाइम पर ऐसी बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी बनी नहीं है जिसके बेसिस पर हम ऐसे मिनरल रिसोर्सेज को वहां से एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब आप समझो कि हम लैंड सरफेस पे अभी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तो यहाँ पर चट्टानों को थोड़ा सा काटना होता है, या फिर जमीन के अंदर थोड़ा सा जाते हुए मिनरल्स को एक्सप्लोर करना होता है। ऐसा ही समझो कि ओशन सरफेस के अंदर, मतलब ओशन के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल बेस पर पहुंचने के बाद आप वहां पर मिनरल्स को पाने के लिए क्या कर रहे हो, उनको माइन कर रहे हो, या फिर उनको काटने की कोशिश कर रहे हो। तो ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, जो कि यूजुअली कंट्रीज पे फोकस नहीं कर रही है। इसीलिए क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो देखो यहाँ पर होता यूं है कि इन्हीं मिनरल रिसोर्सेज के अंदर कुछ ऐसे सॉल्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम एज ए रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ऐसे सॉल्ट्स को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज ए मिनरल रिसोर्सेज। इनके अलावा देखो क्या होता है कि जो भी ऐसे सरफेस पर, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप पर जो भी ऐसे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं ना, ये हमेशा सैंड के साथ मिक्स होके आते हैं। मान लो रिवर का रन ऑफ है, वेदरिंग है, इरोजन है, इन सब प्रोसेस में कहीं ना कहीं से सैंड्स वगैरह आते होंगे ना, तो इन सैंड्स के साथ ये मिनरल रिसोर्सेज मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि बहामास कोस्ट पे आपको इन्हीं सैंड्स के अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। अब आपको क्या पता है बहामास कोस्ट कहाँ पर है? देखो क्या होता है कि जब हम यूएसए का एक मैप बनाते हैं तो आपको याद होगा कि यहाँ पर एक ऐसा पोर्शन बनता है। ये वाला जो स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है? ये है फ्लोरिडा। और हमने पढ़ा था कि यहीं पर क्यूबा आइलैंड वगैरह है। इन्हीं के बीच में यहां पर आप देखोगे कहीं पर बहामास आइलैंड है। आप जरा मैप में अपने लोकेट करके देखो कि बहामास कोस्ट क्या है। तो बहामास जो है ये यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिखेगा, और इसी के इर्द गिर्द आपको कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ के सैंड्स में मिक्स होता हुआ दिखाता है। इसी तरीके से हवाई और फिजी में क्या होता है, वहां पर सेम कैल्शियम कार्बोनेट ही मिलता है, लेकिन वहां पर कोरल सैंड्स होते हैं। इनके अलावा आप बीच सैंड की बात कर सकते हो। इन बीच सैंड्स में भी काफी हद तक बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि मोनाजाइट हो गया, जिरकॉन हो गया, रूटाइल हो गया, या फिर केरला कोस्ट की बात कर लो। इन सब जगहों पर आप देखोगे कि बेसिकली ये मोनाजाइट जो है ना, मोनाजाइट मिलता है केरला कोस्ट पे। और मोनाजाइट्स के थ्रू आप यहां से थोरियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। थोरियम जो है वो बेसिकली हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफी हद तक काम आ सकता है, लेकिन अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं कैसे हम लोग थोरियम को एज ए फ्यूल यूज कर लें अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में। क्या होता है कि अगर हम बेसिकली मोनाजाइट रिजर्व की बात करें तो केरला जो है वहां का जो भी प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स अभी हम आगे पढ़ लेंगे कि जो भी ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी यहाँ पर भी ऐसे डिपॉजिट्स बनते हैं, वो वर्ल्ड का लगभग लगभग 90% ऑफ द मोनाजाइट रिजर्व केरला के पास ही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट को मिला के 30% ऑफ द वर्ल्ड रूटाइल यहीं पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि गल्फ ऑफ मेक्सिको और मेडिटेरेनियन सी के अंदर में सल्फर के बढ़िया रिजर्व मिलते हैं। क्या होता है कि फॉस्फोराइट के नोड्यूल्स के स्ट्रक्चर्स या फिर
फॉस्फोरस नोड्यूल्स के फॉर्म में आपको जापान, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, फ्लोरिडा ऐसे अलग अलग जगहों पर आपको आराम से ये मिनरल डिपॉजिट्स देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा ऐसे जैसे कि जो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, जो कि प्रेशियस वाला बात हम कर रहे थे ना, तो बहुत बार ऐसा भी होता है गोल्ड प्लेशर्स जो होते हैं, वो गोल्ड प्लेशर बेसिकली अलास्का के कोस्ट पर मिलते हैं कभी कभी। प्लैटिनम मिक्स्ड सैंड के साथ भी ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका या फिर यूएस ऐसी जगहों पर सैंड के साथ साथ प्लैटिनम मिक्स होता है, वो भी मिल जाता है। यहाँ पर देखोगे कि डायमंड्स जो होते हैं वो भी एज अ सेडिमेंट पाए जाते हैं अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी उनको भी हम इसी मेराइन डिपॉजिट में ही कंसिडर करेंगे। तो जब भी मेरीन डिपॉजिट में लिखने की बात आती है या फिर आपको पता चल रहा हो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और स्लोप पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कोट कर सकते हो। ठीक है। इनके अलावा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं भूल गया आपको बताना, ये ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड है, कि जहाँ पर भी हमको पता चलता है कि भाई इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर या फिर इस स्लोप पर ये ऑयल और नेचुरल गैस मिल रहे हैं, तो वहाँ पर उसको तुरंत ही एक्सप्लॉइट किया जाता है। तुरंत ही वहाँ से चीज़ों को सही करके वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाने लगती है। तो इसीलिए आप देखो ना कि कितना हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बढ़ गया है, मोनोपोलाइजेशन हो गया है इन सभी चीज़ों का। तो यूजुअली अब जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का ये पूरा एक मिनरल रिसोर्सेज का एक हब है, वो धीरे धीरे ब्रेक होता जा रहा है। कहीं कहीं ये देखा गया कि जो भी यूथफुल मार्जिन्स होती हैं उन्हीं के बेसिस पर चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, और इसके चलते अलग अलग जोन्स बनते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और स्लोप्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एक बात ये बोली गई कि जैसा ऑयल और नेचुरल गैस की यहाँ पर बात हो रही थी ऑफशोर एरियाज में, मतलब कि समुद्र के तट से, मतलब जहाँ पर कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों आपस में हल्का सा टच करते हैं, उससे काफ़ी दूर अगर आप जाओगे तो आपको ऑफशोर एक्सप्लोरेशन देखने को मिल सकता है इंडिया में भी। तो इंडिया में अभी मेजर ऑफशोर तो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र या मुंबई के पास में आप देख सकते हो। इवन वर्ल्ड एरियाज में पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मेक्सिको, नॉर्थ सी, इन सब जगहों पर आप ये गैस और ऑयल के रिजर्व्स देख सकते हो। इनके अलावा आपको पता ही है कि पर्शियन गल्फ है, या फिर ऐसी जगहों पर जैसे कि जहाँ से मोस्ट ऑफ द नेचुरल ऑयल गैस प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इस पे एकाधिकार किसका है? पर्शियन गल्फ पे। आप एक बारे में बोल सकते हो ऐसा कि ईरान का एकाधिकार पर्शियन गल्फ के अंदर में है। और यहाँ पर ये केवल ऑयल और नेचुरल गैस की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। कोल डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं? अपने इंडिया के महाराष्ट्र वाले रीजन पे ही मिलते हैं। इनके अलावा जापान, यूके, अफ्रीका के भी अलग अलग कोस्टल एरियाज में हमको ऐसे ही कोल डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था ना कि जैसे लैंड सरफेस पर माइनिंग होती है, वैसे ही यहाँ पर भी ओशन सरफेस के अंदर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनको हमें अंदर भेजना होता है, और वो उन मशीनों की हेल्प से ऐसे माइनिंग एक्टिविटीज़ या फिर मिनरल के डिपॉजिट्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो ये एक प्रकार का बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जो फिलहाल अभी इंडिया इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट कर रहा है, और अभी इंडिया के पास भी इतनी बढ़िया मैकेनिज्म वाली रिसोर्स या फिर हम बोल सकते हैं इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि डीप सी माइनिंग के थ्रू या फिर मिनरल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो तरीके से हम बात मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख सकते हैं मिनरल का। एक तो होता है मैंगनीज मॉड्यूल्स, जिनको हम लोग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मेटलिफेरस सेडिमेंट्स का। तो ये जो मैंगनीज नोड्यूल्स हैं, इसके अंदर आपको कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें एबंडेंट अमाउंट में मिल सकती हैं। साथ ही साथ ये सब जो मैंगनीज नोड्यूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली एबिसल प्लेन्स पर ज़्यादा फेमस होते हैं या फिर ज़्यादा मोर एबंडेंटली अवेलेबल होते हैं। इनके अलावा देखो ये जो 25% सी फ्लोर है, वो आज के टाइम पर नोड्यूल्स के द्वारा ही कवर किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है केवल। तो ये सही भी हो सकता है, और इनका कहना है कि भाई 1.5 ट्रिलियन टन्स जो होता है ऐसे मिनरल डिपॉजिट, ऐसे प्लेसर डिपॉजिट्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं, वो तो यहीं पैसिफिक ओशन में ही मिल जाएंगे आपको। तो इन सब बेसिस पर सर्च जारी है कि किस हिसाब से हम ओशन सरफेस पर पहुंच के इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, इन सभी से मिला के हमारा इंडियन ओशन का ये जो मिनरल डिपॉजिट है वो बनता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे अलग अलग रिज हैं, जैसे कि मान लो रीयूनियन हॉटस्पॉट के पास में एक रिज है, तो उसके पास नोड्यूल्स जो भी बनते हैं वहाँ पर मैंगनीज, निकल और कॉपर का एक बढ़िया सोर्स मिलता है। इसके अलावा दूसरे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स भी अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। इसमें हम अलग अलग कई जगहों से हम एनर्जी रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो टाइड्स की ही बात कर लो, तो टाइड्स जिस हिसाब से आते हैं, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, तो इनके बीच में आप देखोगे वाटर लेवल चेंज होता है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में। जब भी हाई टाइड आए तो पानी एक रिजर्वॉयर में इकट्ठा कर लिया जाए, जिसके बेसिस पर जब ये लो टाइड्स आता है और पानी का लेवल काफ़ी हद तक गिर जाए, तो हम इनको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में हम इनको रिलीज कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर ये स्पीडेड फैन ये रोटेट करेंगी और इन्हीं से अटैच होता है डायनेमो, जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम यूज़ करते भी हैं यूएसए, जापान, फ्रांस, इन सब जगहों पर। इन सब के अलावा अगर टेम्परेचर डिफरेंस भी हम देखें ना, तो इनके बेसिस पर भी हम एनर्जी रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकते हैं। क्या होता है कि हमको पता है कि सरफेस का जो भी टेम्परेचर होता है वो उतना
ज़्यादा होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि चीज़ें काफ़ी गर्म होती हैं, सन रेज पड़ती हैं डायरेक्टली, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। मान लो कि सरफेस का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक है, और बिल्कुल अंदर जाते जाते आप 100 मीटर 200 मीटर अंदर चले गए, तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है वो ड्रॉप होकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसी टेम्परेचर डिफरेंस को हार्नेस करते हैं ये एनर्जी रिसोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एक्चुअल में ये रोटर को नचाते हैं इस टेम्परेचर डिफरेंस के चलते, और वहां से फिर ये चीज़ों को संभालते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि एक मैकेनिज्म स्टार्ट होती है जिसको हम लोग ओटीईसी बोलते हैं। ये ओटीईसी क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है कि हम एनर्जीज को कन्वर्ट करते हैं और अपने पर्पस के लिए यूज करने के लिए लगा देते हैं। देखो बेल्जियम, क्यूबा, ये सब ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ओटीईसी का यूज होता है। इवन इंडिया में भी बात चल रही है, अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन कल कुलसेकारीपट्टिनम तमिलनाडु कोस्ट पर ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इवन लक्षद्वीप आइलैंड के कवरत्ती वाले जगहों पर भी ऐसे आपको छोटे छोटे एनर्जी रिसोर्सेज प्रोड्यूसिंग प्लांट दिख सकते हैं। दूसरा होता है देखो जियोथर्मल एनर्जी। ये तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि मान लो कोई फ्रैक्चर्ड जोन मिल गया उनको, वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनोज वाला जो पानी के अंदर ही फूटता हो, ऐसा कुछ मिल गया, तो उन हीट को भी यूज करके ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर सकते हैं। देखो एक अगला रिसोर्स जो है वो है फ्रेश वाटर का। पूरी जनता, पूरी कंट्री इसी फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट है। आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि जो भी डीसेलिनाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो काफी नमकीन आ रहा है। अब इसके चलते क्या होगा कि इनका डीसेलिनाइजेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इन्हीं डीसेलिनाइजेशन के लिए 3 ऐसे टेक्नोलॉजीज को हम अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें क्या होता है कि जो भी कुछ ऐसे आयरन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि नमकीन पानी को एक तरफ करते हैं और साफ फ्रेश वाटर को दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। दूसरा है फ्लैश डिस्टिलेशन टेक्निक। इस फ्लैश डिस्टिलेशन टेक्निक में चीज़ों को हम बहुत स्पीड में करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को हम काफ़ी हद तक सडनली अचीव करते हैं, और फिर इसको हम लोग प्रेशर के अप्लाई करने के साथ साथ फ्रेश वाटर को अलग करने की बात करते हैं। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है फ्रेश वाटर को निकालने का। हालांकि स्पीड काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ये रिवर्स ऑस्मोसिस के चलते ये फ्रेश वाटर में कन्वर्ट तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी सॉल्ट्स वगैरह हैं उनको निकालना पड़ेगा पानी के थ्रू, और हाई प्रेशर में जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। देखो एक और बढ़िया रिसोर्सेज देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब जो भी यहाँ पर आपको फिश, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क, सीवीड्स, श्रिम्प, जो भी चीज़ें मिलती हैं, इन सब को भी हम एक तो खाने के यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, इनका ऑयल निकाल के हम और भी यूज़ कर सकते हैं, इनका फर, इनका लेदर, इवन हम लोग अपने खाने के लिए या फिर कैटल के फीड के लिए भी हम लोग ऐसे बायोटिक रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। तो ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनता है। यहाँ पर आपको ऐसे फिशेस के चलते ही ऐसा हो पा रहा है कि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के फूड अवेलेबल हो पाते हैं बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन जगहों पर हमको क्या देखने को मिलेगा? बायोटिक रिसोर्स। ऐसे बायोटिक रिसोर्सेज काफी काम आते हैं जब भी हम फूड डिमांड्स को मीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जापान की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऐसे वेल्स, बेलिन वेल्स, स्पर्म वेल्स होते हैं, इनका अपना अपना फंक्शन है। कुछ इंडस्ट्री और मेडिसिन पर्पस के काम में आती हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज कर दी जाती हैं, या फिर जो स्पर्म वेल्स होती हैं ये एज ए लुब्रिकेंट्स भी काम करती हैं, हार्डनिंग एजेंट्स, या फिर जो भी हम लिपस्टिक वगैरह या फिर जो भी हम मॉइस्चराइजर क्रीम्स वगैरह बनाते हैं उनमें भी हम स्पर्म वेल्स के पोर्शंस को यूज करते हैं। इसके अलावा ये श्रिम्प है। श्रिम्प देखो आप पता नहीं बारबेक्यू नेशन कभी गए हो कि नहीं गए हो। बारबेक्यू नेशन आप जब भी जाओगे तो ये ऐसे आपको श्रिम्प जरूर खाने को वो देते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो। इसको हम लोग क्या झींगा बोलते हैं। तो ये जो झींगा है इसको भी एक तो ये रिच मिनरल रिसोर्स, सॉरी ये रिच सोर्स है विटामिन B12 का, इसको भी इसलिए फेमस है। इनके अलावा इनका जो भी दूसरा यूज होता है जैसे कि बहुत बार कैटल्स वगैरह को खाने के लिए दिया जाता है, या फिर जो भी बड़ी मछलियां होती हैं वो इनको खाती हैं। तो मतलब एक पूरा बायोटिक रिसोर्स देखने को मिलता है ना, तो ये भी एक प्रकार का बढ़िया इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। देखो इसके बाद हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन का। सीज पर कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शन है और कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बेसिस पर हम सी के ऊपर किसका ज्यूरिसडिक्शन है, किसका अधिकार है, हम उसको डिसाइड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट तौर पर 2 है। एक तो अनक्लॉस है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉस ऑफ सी, और एक है लॉ ऑफ सी एंड मेरीन पोल्यूशन, जिसको हम लोग लंदन कन्वेंशन के नाम से भी फेमसली जानते हैं। अब देखो इनको करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होता है कि मेरीन पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज एक साथ इकट्ठा हुए और इन्होंने 2 मेजर कन्वेंशन बना डाले हैं। एक तो कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन द डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, और दूसरा है अंक्लॉस वाला कि अंक्लॉस से कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनेंगे, उसके बेसिस पर देयर विल बी सर्टेन राइट्स, देयर विल बी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टेट्स के होंगे ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उनको निभाने ही पड़ेंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इन सब बेसिस पर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2 ऐसे मेजर कन्वेंशन डिफाइन कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें सीधे अंक्लॉस की, तो देखो अंक्लॉस क्या होता है कि एक प्रकार का जो भी समुद्र के चारों तरफ
आपका एक टेरिटोरियल राइट होना चाहिए कि भाई हाँ, इतने से इतने दूर तक मेरा ओशियन है, ये इस कंट्री का ओशियन है, ये मेरा हक है इसके अंदर। जो भी फिशेस को कैप्चर करना है, जो भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है, उतने दूर तक मेरा अपना खुद का हक है, और कोई दूसरा इंसान यहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। इन सबसे बचने के लिए क्या होता है, अनक्लॉज चीज़ों को डिफाइन करता है। ठीक है, ये 1994 में फोर्स में आया, और ये आज के टाइम पर लगभग लगभग मोर देन 150 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं। इसके अलावा आप बात करो अनक्लॉज की, तो ये यूनाइटेड नेशन का एक आप बोल सकते हो कि अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया है अनक्लॉज के लिए। तो इन सब चीज़ों से आप अनक्लॉज को समझ सकते हो। बेसिकली ये देखो, ये क्या करते हैं, ये जितने भी मेरीन नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके मैनेजमेंट का काम देखते हैं, और साथ ही साथ ये जितने भी इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस वहाँ पर होते हैं उनको, जो भी मतलब ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्यों होते हैं आप समझो खुद ही कि इतने हद तक जब आपने ओशन सर्फेस को ओपन कर दिया है तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस कहीं दूर दराज से जो भी आता है वो इसी रूट के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर देखो कमर्शियल एक्टिविटीज के बढ़ते हुए भी ऐसे पोल्यूशन के लेवल बढ़ते हैं, इनको भी कैसे कंट्रोल करना है, डिस्प्यूट्स अगर है किसी दो स्टेट्स के बीच में तो कैसे रिजॉल्व करना है, इन सब का काम अनक्लॉज करती है। देखो अनक्लॉज के जो भी प्रोविजंस होते हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जब भी डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करते हैं तो उनको फॉलो करना पड़ता है। इनके अलावा इन्होंने कुछ और फर्दर डेफिनेशंस दे दी, जैसे कि अनक्लॉज के द्वारा ये जो भी टेरिटरीज होती है ना हमारी, इनको डिफाइन कर दिया गया है 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट है टेरिटोरियल सी, दूसरा पार्ट है कॉन्टिगुअस जोन, तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, और चौथा है हाई सीज। अब देखो एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल वाटर्स का। देखो टेरिटोरियल वाटर्स में क्या होगा कि कुछ ये जो 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास वाला जो एरियाज है 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि आप देखो कि एक नॉटिकल माइल में लगभग लगभग 1852 मीटर्स होते हैं। तो आप कभी भी नॉटिकल माइल्स को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 1.85 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो लगभग लगभग ऐसा 22 किलोमीटर का एरिया आएगा। तो 22 किलोमीटर का एरिया जो है वो बिल्कुल स्टेट बोल सकता है कि भाई मेरी इस पर सॉवरेनिटी है, मेरा इस पर पूरा हक है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये होगा टेरिटोरियल वाटर्स। इसके अलावा दूसरे होते हैं कौन से, एक होते हैं कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन क्या होता है, ये उसके आगे के 22 किलोमीटर वाले रेंज, मतलब उसके आगे के 12 नॉटिकल माइल्स वाले जगह हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कोई भी स्मगलर पायरेट वो क्या करता है कि अपने आप को बचाने के लिए वो कॉन्टिगुअस जोन में चला जाता है, या फिर ओशन में कूद जाता है, या फिर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। लेकिन क्या होता है कि कॉन्टिगुअस जोन होता है, कॉन्टिगुअस जोन तक ही आपके जो भी बॉर्डर पुलिस हैं या फिर इवन जो भी आज के टाइम पर ओशन का ध्यान देख रहे होंगे, आप देखो कि वहां पर कॉन्टिगुअस जोन कहां पर देखने को मिलेगा। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो उसका एक्सटेंट लगभग 24 माइल्स तक हो जाएगा। 12 माइल्स तक हमने क्या पढ़ा कि 12 माइल्स तक तो शुरुआती तौर पर हमको टेरिटोरियल सी देखने को मिलेगा, उसके बाद अगले 12 माइल्स तक कॉन्टिगुअस जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम बात करें इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन की। देखो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो है वो बेसिकली इतने बड़े एरिया को बोलते हैं, इसमें कॉन्टिगुअस जोन भी इंक्लूडेड है। तो मतलब जो भी कॉन्टिगुअस जोन होगा उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी स्मगलर, कोई भी चोर, थीफ अगर अपने देश को छोड़ के भागने की कोशिश करे तो उसको ओशन तक हमारे जो कंसर्न फोर्सेस होंगे वहां पर तैनात होंगे, उसको 24 नॉटिकल माइल्स तक खसीट सकते हैं। ठीक है, खदेड़ सकते हैं, उसको पकड़ भी सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होगा। उसके आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इनफैक्ट हम देखा जाए तो इन डायग्राम्स में भी आप समझ पा रहे होंगे कि टेरिटोरियल सी के जस्ट बाद ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट हो जाता है, और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ही कॉन्टिगुअस जोन भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो ही मतलब चीज़ों को किस हिसाब से हमको मैनेज करना, मतलब जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, वहाँ के फिशेस को, वहाँ के मिनरल्स, ऑयल, गैस, एनर्जी प्रोडक्शन जो भी हो सकता है, उन सब जगहों पर किस कंट्री का कितना हक है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में डिफाइन किया जाता है। देखो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी तक अनक्लॉज का पूरा पोर्शन। अब जो दूसरा कन्वेंशन ये पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ द सी एंड मेरीन पोल्यूशन, जिसको हम लोग लंदन कन्वेंशन के नाम से बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो मेरीन पोल्यूशन जो होता है वो एक्चुअल में क्या है कि सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कुछ भी एफ्लुएंट, केमिकल एफ्लुएंट को आप समुद्र या ओशन में गिरा देते हो और उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली वो एक प्रकार का मेरीन पोल्यूशन कहलाएगा। अब इस मेरीन पोल्यूशन के अंदर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जिनके पास पूरा पोटेंशियल है कि अगर ये टॉक्सिक केमिकल्स अगर हमने लैंड सर्फेस पर डायरेक्टली ऐसे गिरा दिया, बहा दिया, तो वो पूरा का पूरा लैंड सर्फेस जो है वो फिर कभी भी ग्रोथ की कैपेबिलिटी नहीं रख पाएगा। तो ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स आप सोचो आपको दी कि ओशन के सर्फेस पे अगर मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि अगर गलती से भी इस टॉक्सिक केमिकल्स के पार्टिकल्स को प्लैंक्टन्स वगैरह के साथ चिपका दिया गया या फिर वो खुद ही चिपक गए और इसको बेंथोस मतलब कि जो सबसे नीचे रहने वाले एनिमल्स हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स इनको खा लिया, तो आप समझो कि फूड चेन में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये चीजें तो आगे ही बढ़ेंगी ना। तो इसके चलते कभी कभी तो होगा कि जो फिशेस हम लोग खाते हैं वहां पर भी मेरीन पोल्यूशन का अपना एक रोल हो। तो इसी के चलते इसीलिए बोला जाता है कि भाई एक हम सोल्यूशन निकालते हैं, लॉ ऑफ सी एंड मेरीन पोल्यूशन। इसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है मेरीन पोल्यूशन के अंदर में। अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं लॉ ऑफ सी एंड मेरीन पोल्यूशन के बेसिस पर। इसमें जो भी फिश का कंटेंट है या फिर जो दूसरी चीजें होती हैं उन लाइफ स्टॉक्स को, उन एनिमल हस्बेंड्रीज को हम प्रॉपर तरीके से एक बार आप बोल सकते हो कि पॉल्यूटेड ना होने पाए, इसका पूरा हम लोग मतलब कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो एक कन्वेंशन, ये डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी के अंदर में क्या बोल रहा है कि एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस है, ये नवंबर 1972 के अंदर में आया था, और ये इस टाइम मेरीन पोल्यूशन को खत्म करने के लिए काम कर रहा है। मतलब कि जो भी डिलिबरेटली हम लोग ओशन सर्फेस में चीजों को डंप कर देते थे, वेस्ट को फेंक देते थे, इन सबके अगेंस्ट में ये कन्वेंशन काम करेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आता है। देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल मैरीन कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब कि कभी भी कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे या फिर कभी भी कोई भी अगर आपको सलाह मशवरा चाहिए होगा कि हमें किस हिसाब से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को या फिर जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है उसको शेयर करना है, तो आप इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पर मेल लिख सकते हो। इसके अलावा देखो एक इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी भी होता है। ये बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ये मैरीन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमाइका में है। बेसिकली ये साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने की बात करता है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप ऐसी चीजें चलाता है ये, जिसके बेसिस पर आप जो भी पोल्यूशन है इस ओशन सर्फेस में इन सब जगहों पर आप इन सब चीजों को रोक सकते हो। ठीक है, इसके अलावा
आखिरी आता है यूएन। यूएन आप जानते होंगे 1992 जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई थी। इन्हीं से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कि यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जैसी चीजें ओरिजिनेट हुई हैं। और इन्हीं के थ्रू जब भी ओशन एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने की बात की जाती है यूएनसीईडी के अंदर, तो कुछ वहाँ पर भी प्रावधान लिखे जाते हैं इसके, तो वहाँ से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। बेसिक कौन कौन से हमें याद करने हैं, एक तो अनक्लॉस याद करना है, एक लंदन कन्वेंशन याद करना है, एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और एक हमें अभी लास्ट में भी हमने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और यूएसए का सॉरी यूएन का यूएनसीईडी। बस इतनी ही टॉपिक्स को हमें ओशनोग्राफी के लिए स्टार्ट करते हैं, मतलब ये हमें याद करने हैं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर को यही छोटा सा ही है, आज के लेक्चर को बस यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, एक नई यूनिट